हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड बूस्टर 2.0 बैच। मैं हूं शालिनी सोमशेखर, आपकी बॉटनी टीचर। आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज लेक्चर। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस सेशन में क्या सीखने वाले हैं? आज इस सेशन इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पिछले लेक्चर में हम एक ही शॉट में पूरा चैप्टर को समराइज किया था। आई होप आप सबने लेक्चर देखा होगा और समझा होगा पूरा कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डाउट्स। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स आया तो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या डाउट सेक्शन में, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसी चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड एग्जाम का थियोरी क्वेश्चन पेपर में 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे। एक पहला सेक्शन में 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे। तो इस 1 मार्क क्वेश्चन पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें डिफरेंट अलग अलग तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जैसे मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एनालॉजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पूरा सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होगा। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे विच विल कैरी 2 मार्क्स। तो उन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए वो सब 2 मार्क क्वेश्चंस है। उसके बाद थर्ड सेक्शन में, सेक्शन सी में, आपको 3 मार्क क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसके बाद सेक्शन डी में 4 मार्क केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा और फाइनली वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस विच आर 5 मार्क क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चंस पिक करने वक्त पिछले 5 साल या 6 साल का पेपर्स एनालाइज करके जो भी इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मुझे लगता है वो सब क्वेश्चंस आज के सेशन के लिए पिक किया है और ये भी इंश्योर किया है कि इस सेशन में भी आपको पूरा एक और बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का रिवीजन मिले। जितना भी कॉन्सेप्ट्स का क्वेश्चंस हो सके उतना क्वेश्चंस मैंने इस सेशन में भी इंक्लूड किया है। एक या दूसरे क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी आपको कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 1 मार्क का क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये है, which pair in the embryo sac are destined to change diploidy आफ्टर फर्टिलाइजेशन? यहां पे क्या पूछा है, एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होंगे, 8 न्यूक्लियाई होंगे, ये हमें पता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होंगे। उस एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन सा 2 सेल्स में प्लॉइडी चेंज होगा? यहां पे प्लॉइडी का मतलब क्या है? प्लॉइडी बेसिकली रेफर्स टू द sets of chromosomes in a cell. अगर एक सेल में एक ही सेट है तो हम उसे हैप्लॉइड सेल बुलाएंगे। अगर एक सेल में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है तो हम उसे डिप्लॉइड बुलाएंगे। यहां पे हमें डबल फर्टिलाइजेशन का पूरा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? 2 फ्यूजन इवेंट्स होते हैं। ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक की एक तरफ चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल्स रहते हैं और दूसरी तरफ हमारा एग अपैरेटस। तो ये एग सेल है, ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। क्यों मैं बस इन्हीं सेल्स को लेबल कर रही हूं? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में यही सेल्स इन्वॉल्व है। हमें कोई और सेल्स का इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन होने वक्त क्या होता है, पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक को एंटर करते हैं सिनर्जिड सेल से। तो पोलन ट्यूब यहां से एंटर होके अपना दोनों मेल गैमीट्स को रिलीज कर देते हैं। तो एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट गेट्स फॉर्म्ड। जाइगोट का प्लॉइडी क्या है? मेल गैमीट एक हैप्लॉइड सेल है, एग सेल भी एक हैप्लॉइड सेल है। 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज होंगे तो क्या होगा? एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। तो यहां पे जाइगोट विल बी डिप्लॉइड। दूसरा मेल गैमीट का क्या होगा? दूसरा मेल गैमीट विल फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। यहां पे पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी हैप्लॉइड था इंडिविजुअली। इन दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई
जब another haploid male gamete से फ्यूज होंगे तो क्या मिलेगा हमें? उसका प्रोडक्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो इवेंचुअली एंडोस्पर्म बनता है, वो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल और सेंट्रल सेल के अलावा किसी और सेल का प्लॉइडी चेंज नहीं होगा। एंटीपोडल्स हैप्लॉइड ही रहेंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सिनर्जिड्स जो एग सेल के आइदर साइड्स में था वो भी हैप्लॉइड ही रहेंगे, क्योंकि वहां कुछ फ्यूजन इवेंट्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे फ्यूजन इवेंट सिर्फ हो रहा है सेंट्रल सेल में और हमारा एग सेल में। तो सेंट्रल सेल और एग सेल का प्लॉइडी चेंज होगा, वही यहाँ पे पूछा है ना? तो सेंट्रल सेल एंड एंटीपोडल्स, नो, एंटीपोडल्स में कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये गलत है। एंटीपोडल्स एंड सिनर्जिड्स, डेफिनेटली नॉट बोथ। एग सेल एंड सेंट्रल सेल, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दोनों में फ्यूजन के बाद एग सेल में सिनगैमी होगा, सेंट्रल सेल में ट्रिपल फ्यूजन होगा, तो दोनों में प्लॉइडी चेंज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिनर्जिड्स एंड एग सेल इज अगेन रॉन्ग। आई होप ये आपको आपने समझा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ फ्लावर हैज 10 स्टेमन्स। एक फ्लावर है, एक फूल है, उसमें 10 स्टेमन है। स्टेमन क्या है? स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना? एक फ्लावर हैज 10 स्टेमन्स, ईच हैविंग अ बाइलोब्ड डाइथीकस एंथर। मैंने पिछले सेशन में एक्सप्लेन किया बाइलोब्ड का मतलब क्या है, डाइथीकस का मतलब क्या है। एक फ्लावर है, उसमें 10 ऐसे स्टेमन है, हर एक स्टेमन में 2 लोब्स है, हर लोब में 2 थीके हैं, तो पूरा एंथर में हमें 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। ठीक है, अगर ये स्टेमन बाइलोब्ड और डाइथीकस है तो हर स्टेमन में हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज 5 पोलन मदर सेल्स, अगर हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 5 पोलन मदर सेल्स हो तो कितना पोलन, हाउ मेनी पोलन वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर? फ्लावर है, फ्लावर में 10 स्टेमन है, हर स्टेमन बाइलोब्ड और डाइथीकस है, इसका मतलब यह है कि हर स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 5 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स है। इस फ्लावर से हम कितना पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो जाता है? ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हर माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 पोलन मदर सेल्स है, तो एक स्टेमन में कितना पोलन मदर सेल्स होगा? 5 टाइम्स 4, 5 4 टाइम्स इज हाउ मच? हर स्टेमन में 20 पोलन मदर सेल्स होंगी, 20 पोलन मदर सेल्स पर स्टेमन। ऐसा हमारे पास कितने स्टेमन्स है? 10 स्टेमन है। 10 स्टेमन में कितने पोलन मदर सेल्स होंगे? 10 स्टेमन में 20 टाइम्स 100, I'm sorry, 20 times 10. How much is that? 200 pollen mother cells in 10 stamens. है ना? एक स्टेमन में, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 5, एक स्टेमन में 5 5 5 5, टोटली 20। ऐसा हमारे साथ 10 स्टेमन्स है, तो 10 टाइम्स 20 कितना होगा? 200 पोलन मदर सेल्स होंगे। ये 200 पोलन मदर सेल से हमें कितना पोलन ग्रेन्स मिलेंगे? कितने पोलन ग्रेन्स मिलेंगे? एक पोलन मदर सेल अगर पोलन ग्रेन बनाता है तो कैसे बनाएगा? मायोटिक सेल डिवीजन अंडरगो होके एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स हमें मिलेंगे, है ना? वही होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। तो हर एक पोलन मदर सेल हमें 4 पोलन ग्रेन्स देते हैं, तो 200 पोलन मदर सेल से हमें कितना पोलन ग्रेन्स मिलता है? 200 टाइम्स 4, वो कितना हुआ? 2 4 टाइम्स इज 8, so 800 is the correct answer, which is option A.
सबको समझ आया? आई होप यस। तो दिस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ठीक से समझ नहीं आया या बाइलोब्ड या डाइथीकस का मतलब नहीं पता है, तो इन जैसा क्वेश्चंस में आप मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को पूरा अच्छे से समझना है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इन एप्पल में क्रोमोसोम नंबर ऑफ गैमीट्स इज 17। गैमीट्स में 17 क्रोमोसोम्स होते हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? गैमीट्स में 17 है, गैमीट्स में 17 है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कितने होंगे? कैसे कैलकुलेट करें? गैमीट्स हैप्लॉइड या डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? हम सबको पता है गैमीट्स एंजियोस्पर्म्स में हैप्लॉइड ही होंगे, है ना? तो गैमीट्स हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज 17। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी क्या है? क्या ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है या ट्रिप्लॉइड है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, तो ये ट्रिप्लॉइड है। अगर n इज 17, 3n क्या होगा? 3 times 17, how much is that? 21, 3, 51, right? So the correct answer to this question is option A. यही क्वेश्चन जैसा आपको सिनर्जिड्स, न्यूसेलर सेल, एंटीपोडल्स, उन सभी सेल्स का प्लॉइडी भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। आपको पता रहना चाहिए कौन सा सेल का प्लॉइडी क्या है। गैमीट्स का हैप्लॉइड है, एम्ब्रियोसैक का हर सेल हैप्लॉइड ही है, न्यू सेल इज डिप्लॉइड है, इंटेग्यूमेंट का सेल डिप्लॉइड है। वॉल के अलावा वॉल और स्पोरोजीनस टिश्यू मेल में डिप्लॉइड है, पोलन ग्रेन्स हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड है। ऐसे आपको पता रहना चाहिए सेल का प्लॉइडी, ओके? वरना आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन ऑफ सॉइल। एक्सकवेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब? एक्सकवेशन आप सब एनजीसी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, हिस्ट्री टीवी, उन सब में देखा होगा ना। वो सॉइल को डिग अप करके क्या था वहां पे, वो सब रिसर्च करेंगे, वही एक्सकवेशन है। ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन ऑफ सॉइल, पोलन फॉसिल्स वर रिट्रीव्ड। पोलन ग्रेन्स मिला था एक्सकवेशन के समय पर। डीपेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, बहुत ही डीप लेयर से हम पोलन ग्रेन्स रिट्रीव किए थे। इन पोलन ग्रेन्स फॉसिल्स के तरह प्रिजर्व हुए थे, किस कारण से? व्हाट इज हेल्पिंग द पोलन ग्रेन बी प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल? ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, पोलन ग्रेन्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ये एज अ स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि पोलन ग्रेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पर प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल नहीं। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, ठीक है? ऑप्शन बी, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। अब ये इंटाइन क्या होता है? पोलन ग्रेन में एक वॉल रहता है, उस वॉल में 2 लेयर्स है, एक्साइन, इंटाइन। इंटाइन बेसिकली इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन में डेफिनेटली पेक्टिन रहता है, बट वो रीजन नहीं है फॉर पोलन ग्रेन्स टू बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ये एज अ स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, इंटाइन में पेक्टिन रहता है, लेकिन पेक्टिन रहने की वजह से वो प्रिजर्व नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन, एक्साइन हैज स्पाइनी ऑर्नामेंटेशन। स्पाइनी ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने कल के सेशन में एक पोलन ग्रेन्स का कुछ पिक्चर्स भी दिखाया था, उसमें आप सबने देख लिया कि कई पोलन में ऐसा स्पाइनी स्ट्रक्चर्स रहते हैं टुवर्ड्स द आउटसाइड, उसे हम ऑर्नामेंटेशन बुलाते हैं। तो एक्साइन में, कई पोलन ग्रेन्स में एक्साइन में ऑर्नामेंटेशन रहता है, ये एज अ स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ऑर्नामेंटेशन रहने की वजह से पोलन ग्रेन प्रिजर्व नहीं हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। फाइनली वी आर लेफ्ट ओनली विथ ऑप्शन डी। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज हाईली रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। ये ही है करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्साइन में क्या रहता है? एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। नॉट जस्ट एंजाइम एक्शन, ना सिर्फ एंजाइम एक्शन,
वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, ये सभी स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाता। इसीलिए डीपेस्ट लेयर्स ऑफ सॉइल में भी वो डिकम्पोज नहीं होके फॉसिल्स जैसे प्रिजर्व हुआ है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इवेंट्स दिया है, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या है इवेंट्स, देख लेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जब एंथर से रिलीज होंगे तब कुछ एजेंट की वजह से, वो विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, किसी भी एजेंट के वजह से आके स्टिग्मा पर डिपॉजिट होंगे। स्टिग्मा और पोलन का अगर कंपैटिबिलिटी है तो स्टिग्मा ने पोलन को ट्यूब फॉर्म करने को अलाउ कर देंगे, तो पोलन और पिस्टल का इंटरैक्शन शुरू होगा। पोलन और स्टिग्मा केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकल्स के व्हाट डू वी से, दे कम्युनिकेट बाय मींस ऑफ केमिकल्स, कुछ केमिकल्स रिलीज करके कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। अगर कंपैटिबल है तो स्टिग्मा विल अलाउ पोलन ग्रेन टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब थ्रू इट। उसके बाद पोलन ट्यूब बड़ा होके लेंथ इंक्रीज होते होते जाता रहता है। बाद में वो ओव्यूल को एंटर करते हैं माइक्रोपाइल की तरफ से, और एम्ब्रियो सैक को एंटर करके वहां पे मेल गेमीट्स रिलीज कर देंगे, है ना। तो इसे हम करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। क्या सब इवेंट्स दिए हैं देखेंगे। रिलीज ऑफ मेल गेमीट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, deposition of pollen grains on the stigma, entry of pollen tube into the embryo sac, development of pollen tube, entry of pollen tube into the ovule। तो इसे हमें अरेंज करना है। पहले हम एक स्टिग्मा या पिस्टल को ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया पिस्टल, यही है स्टिग्मा, ये ओवरी है। हम एक ओव्यूल ड्रॉ करेंगे यहां पे। ओके, ओव्यूल के अंदर यहां पे एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। अब एक पोलन ग्रेन यहां आके गिरा, वो कंपैटिबल था, कम्युनिकेशन के बाद पता चला कंपैटिबल है, तो ये एक पोलन ट्यूब फॉर्म करके अंदर जाएगा। और पहला क्या एंटर करेगा? पहला क्या एंटर करता है? पहला ओव्यूल को एंटर करता है, उसके बाद एम्ब्रियो सैक को एंटर करता है। एम्ब्रियो सैक में सिनाजिड्स को एंटर करके पहले वहां पे गैमीट्स को रिलीज कर देंगे। तो पहले यहां क्या होना चाहिए? पहले डेपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा, पहले पोलन तो डेपोजिट होना चाहिए, तो यही है फर्स्ट इवेंट। पोलन डेपोजिट होने के बाद क्या होना है? पोलन ट्यूब डेवलप होना है, तो पोलन ट्यूब विल स्टार्ट फॉर्मिंग। उसके बाद क्या होगा? ये पोलन ट्यूब ओव्यूल को एंटर करेगा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो सैक है ना, तो उसके बाद एम्ब्रियो सैक को एंटर कर देगा। एम्ब्रियो सैक में मेल गैमीट्स जो भी पोलन ट्यूब कैरी कर रहा है उसे रिलीज कर देंगे। तो क्या हुआ यहां पे ऑर्डर? 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स बिकॉज, ये हम यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि कई प्लांट्स में स्टिग्मा और एंथर का मैच्योरिटी एक ही टाइम पे नहीं होगा, डिफरेंट टाइम्स पे होंगे। पहले एंथर मैच्योर होता है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं रहता है, जब स्टिग्मा रिसेप्टिव रहता है तब एंथर शायद मैच्योर नहीं हुआ है। तो एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर नहीं रहते, क्यों ऐसा होता है, यही यहाँ पे पूछा है। पहला, इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। ऑप्शन बी, इट फैसिलिटेट्स सेल्फ पॉलिनेशन। पोल्यूशन लिखा है क्या? ये पोल्यूशन नहीं, सेल्फ पोल्यूशन क्या होता है? पॉलिनेशन।
It facilitates self-pollination, it prevents cross-pollination, it facilitates cross-pollination. ये जो भी इस क्वेश्चन है ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से बेस्ड है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? जब भी हम ह्यूमंस में भी देखा है, कोई क्लोज रिलेटिव्स, फर्स्ट कजिन्स का शादी हो जाता है तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं, कई बार उनमें कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, या वो सुन नहीं सकते, वो डेफ होते हैं या डम्ब होते हैं, ऐसा कुछ या कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज होता है, ऐसा कुछ होता है ना? ये क्यों होता है? इसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। जब कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन, क्लोजली रिलेटेड या जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म से ही पॉलिनेशन होता रहता है, सेल्फ पॉलिनेशन, तब क्या होगा? जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, जो भी सीड्स प्रोड्यूस होंगे, जब उन सीड्स जर्मिनेट होते हैं तब उन सीड्स का फर्टिलिटी थोड़ा कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी कम रहेगा। इसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बुलाते हैं। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्लांट्स ने भी सीखा है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है तो बच्चों का अच्छा नहीं होगा। प्लांट्स का बच्चे कौन है? सीड्स है। तो सीड्स का फर्टिलिटी, सीड्स का वायबिलिटी और सीड्स का प्रोडक्टिविटी, उस प्लांट्स का प्रोडक्टिविटी, वो सभी अफेक्ट होगा। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम प्लांट्स ने वेरी क्लेवरली कुछ डिवाइसेस को इवॉल्व किया है जो उन प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करके क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करता है। इसे हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे एक आउटब्रीडिंग डिवाइस का एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन में। स्टिग्मा और एंथर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। अब हम एक फ्लावर को एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे ये एक फ्लावर है, इसमें एंथर है और यहाँ पे एक स्टिग्मा है, ठीक है। जब एंथर मैच्योर होता है तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ है। एंथर मैच्योर हो गया है, एंथर वॉल ब्रेक्स ओपन, पोलन ग्रेन सब रिलीज हो जाएगा। वही पोलन ग्रेन्स अगर यहाँ पे आके गिर गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा अभी तक रेडी नहीं है। स्टिग्मा उसे जब भी स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है तब भी पोलन ट्यूब फॉर्म करने को परमिशन देती है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है तो जितने भी पोलन ग्रेन आके यहाँ पे गिरे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही जब ऑपोजिट होता है, क्या होता है? स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन एंथर मैच्योर नहीं हुए हैं, तो वही फ्लावर का, वही प्लांट का एंथर आके यहां गिरने का चॉइस ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंथर अभी तक मैच्योर ही नहीं है ना? तो इससे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। ऐसे डिवाइसेस क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगे, तो it facilitates cross pollination. That is the correct answer. The correct answer to this question is option D. It facilitates self pollination. Not correct. Pollinators का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। It prevents cross pollination, नहीं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को नहीं प्रिवेंट करेगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। Which one of the following statements is correct? ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन 4 स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट्स गलत है और एक ही करेक्ट या सही है। उस स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। Which of the following statements is correct? ये पॉलिनेशन के बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, Chasmogamous flowers always exhibit geitonogamy. ऑप्शन बी, Cleistogamous flowers always exhibit autogamy. Option C, Chasmogamous flowers never exhibit autogamy. Option D, Cleistogamous flowers exhibit both autogamy and geitonogamy. इस क्वेश्चन करेक्टली आंसर करने के लिए हमें पॉलिनेशन का पूरा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। यहाँ पे Chasmogamous और Cleistogamous का मतलब क्या है, ऑटोगैमी, गेटोनोगैमी का मतलब क्या है, वो हमें समझना है। Chasmogamous flowers are flowers that are open. ओके, तो बड जो रहता है वो ब्लूम होके फ्लावर ओपन होगा, उसे हम Chasmogamous फ्लावर्स बुलाते हैं। तो Chasmogamous का मतलब है ओपन, क्लीस्टो का मतलब ही क्लोज्ड या कवर्ड है। सो Cleistogamous फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं
जो कभी ओपन या ब्लूम ही नहीं होते, हमेशा बड जैसा ही रहते हैं, उसे हम क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे क्लीस्टोगैमस, यहाँ पे क्लोज्ड। ठीक है, अब हमें गेटोनोगैमी और ऑटोगैमी का रिकैप करना है। ये दोनों टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी में एक फ्लावर है, उसी फ्लावर का स्टेमन, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलिनेशन होता है। एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो हम उसे ऑटोगैमी बुलाते हैं। गेटोनोगैमी में दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट का होता है। तो एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आके गिरता है, लेकिन वो फ्लावर भी उसी प्लांट का होता है। ठीक है, इसे हम गेटोनोगैमी बुलाते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से हम हर एक स्टेटमेंट को एक और बार एग्जामिन करेंगे। ओपन फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट गेटोनोगैमी। अगर फ्लावर ओपन है तो क्या वो हमेशा गेटोनोगैमी ही एग्जिबिट करना चाहिए? नहीं। अगर फ्लावर ओपन है और बाइसेक्सुअल है तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। हर एक प्लांट में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं होते। तो अगर फ्लावर ओपन है तो भी गेटोनोगैमी भी हो सकता है, ऑटोगैमी भी हो सकता है कभी कभी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ओपन है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही, गेटोनोगैमी ही होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का भी ऑप्शन है अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी। अगर फ्लावर क्लोज है तो वो उन फ्लावर में क्या हम गेटोनोगैमी देख सकते हैं? फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है, क्या उसका पोलन किसी और फ्लावर पे जाके गिर सकता है या कहीं किसी और फ्लावर से उसके स्टिग्मा पर आके पोलन गिर सकता है? चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं हो रहा है। उन जैसा फ्लावर्स में, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स में हम क्रॉस पॉलिनेशन या गेटोनोगैमी कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं रहता है ना। तो इसलिए क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स हमेशा हमेशा ऑटोगैमस ही रहते हैं, ये ऑटोगैमी एग्जिबिट करते हैं। तो यही है करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी में क्या गलत है? कैस्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी। अगर फ्लावर ओपन है तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो कभी भी गेटोनोगैमी एग्जिबिट ही नहीं कर सकता? नहीं, बहुत पॉसिबिलिटीज है गेटोनोगैमी होने का। तो ये भी इनकरेक्ट है। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड गेटोनोगैमी। अगर ये क्लोज्ड है तो गेटोनोगैमी का बात ही नहीं आता है ना, तो ये इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप सबको समझ आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। आपके पेपर में भी 4 MCQs असर्शन एंड रीजन टाइप का होंगे, तो ध्यान से सुनिए। Assertion: megaspore mother cell undergoes meiosis to produce 4 megaspores. मेगास्पोर मदर सेल कहां पे रहता है? वो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस का एक सेल ही मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होगा। एक मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस अंडरगो होने के बाद 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो वो असर्शन का स्टेटमेंट तो ठीक है। रीजन: मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर्स आर बोथ हैप्लॉइड। ये कैसे हो सकता है? अगर मायोसिस या रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है तो रिडक्शन एम्प्लॉयड ही होता है ना। मेगास्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड है। अगर ये मायोसिस अंडरगो करके मेगास्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिडक्शन इन प्लॉयडी। ये डिप्लॉयड रहता है, ये हैप्लॉयड रहता है, तो दोनों हैप्लॉयड नहीं रहते, इसीलिए रीजन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Both assertion and reason are true. No, it's not true. Both assertion and reason are true. No, it is not true. Assertion is true but reason is false. Yes. Assertion is false but reason it is true. No. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम 2 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 2 मार्क क्वेश्चंस यूजुअली आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगा after analyzing several years of past year question papers, CBSE board exam papers,
वो सभी क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया है। ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर है। कल अपने सेशन में हमने पूरा एंथर का स्ट्रक्चर इन डिटेल पढ़ा था, लेकिन डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था। हमें पता है वॉल्स में कौन सा लेयर होंगे, उसका फंक्शंस क्या है, सेंटर माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन सा सेल्स होंगे, वो कैसे पोलन ग्रेन्स बनाते हैं, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सीखा है। तो इस क्वेश्चन आप सबको बहुत ही इजी लगेगा। क्वेश्चन पे दिया है दिस इज अ टीएस ऑफ अ मैच्योर एंथर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए एंड बी क्या है? ए यहां पे सेंटर का जो टिश्यू है उसे ए लेबल किया है, उसके सराउंडिंग इमीडिएटली आउटसाइड जो भी लेयर है उसे बी लेबल किया है। हमें यहां पे क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी क्या है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका फंक्शंस भी लिखना है। यहां पे ए क्या है? कौन सा टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम को फिल करता है, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? वही टिश्यू इवेंचुअली माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। क्या है वो टिश्यू? उसे हम स्पोरोजीनस टिश्यू बुलाते हैं। तो ए यहां पे स्पोरोजीनस टिश्यू है। स्पोरोजीनस टिश्यू के इमीडिएटली आउटसाइड क्या रहता है? ये एक वॉल लेयर है, इनरमोस्ट वॉल लेयर है, उसे हम टेपीटम बुलाते हैं। यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू का, टेपीटम का फंक्शन क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू का फंक्शन उसका नाम में ही है। स्पोरोजीनस का मतलब है स्पोर जेनरेटिंग। स्पोरोजीनस टिश्यू का फंक्शन ये है कि स्पोर्स बनाना, स्पेसिफिकली माइक्रोस्पोर्स बनाना। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल्स जो हम पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बुलाते हैं, वो मायोटिक सेल डिवीजन अंडरगो होने के बाद पोलन ग्रेन्स को बनाते हैं, है ना? तो फंक्शन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज टू प्रोड्यूस द पोलन ग्रेन्स। टेपीटम का क्या फंक्शन हुआ? यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स सेल डिवीजन अंडरगो होके माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे नरिशमेंट का आवश्यकता है। तो ये टेपीटल सेल्स विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो टेपीटम का फंक्शन है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। बस उतना ही नहीं, पोलन ग्रेन्स का कुछ आउटर एक्सटर्नल लेयर में कुछ सेल जो एक्साइन का डेपोजिशन, स्पोरोपोलिन जो है, वो सब भी टेपीटम ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है। तो आप बस इतना लिख सकते हैं कि टेपीटम इज इन्वॉल्व्ड इन द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। स्पोरोजीनस टिश्यू फ्यूचर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, टेपीटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स लिखने के लिए हर एक पॉइंट को आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप स्पोरोजीनस टिश्यू करेक्टली लिख के फंक्शन ठीक से नहीं लिखा तो हाफ मार्क, अगर टेपीटम ठीक नहीं लिखे तो यहां पे भी पूरा 1 मार्क माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो 2 मार्क कंप्लीटली आपको पाने के लिए लोकेशन या लेबल को भी ठीक से आइडेंटिफाई करना है और उसका फंक्शन को भी करेक्टली लिखना है। ठीक है? अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये भी एक 2 मार्क क्वेश्चन है। ये एक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। इन अ फ्लावरिंग प्लांट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस 4 मेल gametophytes while megaspore mother cell forms only 1 फीमेल gametophyte। क्यों ऐसे होता है? ऐसे क्यों? ओके, तो यहां पे एक फ्लावरिंग प्लांट है। हमें पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पे रहता है? एंथर में। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मायोटिक सेल डिवीजन अंडरगो करता है, मायोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड रहते हैं। यही माइक्रोस्पोर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं मेल गेमेटोफाइट्स या पोलन ग्रेन्स में, है ना? तो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मायोटिक सेल डिवीजन होके 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं,
चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होंगे, चारों माइक्रोस्पोर से 4 मेल गेमेटोफाइट या पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे। वहीं जब एक मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल कहां पे रहता है? ओव्यूल के अंदर, न्यूसेलस में। मेगास्पोर मदर सेल, एक मेगास्पोर मदर सेल जब मायोटिक सेल डिवीजन अंडरगो करता है तो हमें 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स 4 मेगास्पोर्स ही मिलेंगे अगर ये मायोटिक सेल डिवीजन का प्रोडक्ट है। तो ये चारों मेगास्पोर्स फंक्शनल होंगे क्या? नहीं, इसमें 3 डीजेनरेट होंगे, एक ही फंक्शनल होगा। उस एक फंक्शनल मेगास्पोर विल गिव राइज टू द फीमेल गेमेटोफाइट। 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस हुए थे लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहेगा, इसीलिए हमें एक ही फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक मिलता है ना? यही है डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस हम ह्यूमंस में भी देख सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखेंगे एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स मिलेंगे, एक ओवोसाइट से हमें सिर्फ एक ही ओवम मिलेगा। अल्टीमेटली 3 पोलर बॉडीज डीजेनरेट हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे भी फीमेल मेगास्पोर्स 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल रहेगा। ठीक है, तो यही कारण है फ्लावरिंग प्लांट में एक माइक्रोस्पोर 4 मेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है, एक मेगास्पोर केवल एक ही फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। यही हमें वर्ड्स में लिखना है। Each microspore mother cell undergoes meiotic cell division to produce 4 microspores. Among those 4 microspores, all of them will be functional, because of which they develop into pollen grains, which are nothing but male gametophytes. अब मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा? Each megaspore mother cell also undergoes meiosis to produce 4 megaspores, of which 3 will degenerate and only 1 will remain functional. Just that one single functional megaspore undergoes mitotic division to form the female gametophyte. Therefore, you get only one female gametophyte from the megaspore mother cell. ठीक है? अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गाइनीशियम ऑफ अ फ्लावर में बी अपोकार्पस या सिनकार्पस। गाइनीशियम अपोकार्पस भी हो सकता है, सिनकार्पस भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में ही दिया है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। गाइनीशियम में अपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन का मतलब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल्स को हमें इस क्वेश्चन में देना है। गाइनीशियम क्या है? पहले गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। उस गाइनीशियम का यूनिट्स को हम क्या बुलाएंगे? हम उसे कार्पेल्स बुलाते हैं। कई फ्लावर्स में एक ही कार्पेल रहता है, कई फ्लावर्स में एक से भी ज्यादा कार्पेल्स रहते हैं। जब भी एक से ज्यादा कार्पेल है एक फ्लावर में, उन कार्पेल्स फ्यूज भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। अगर एक से ज्यादा कार्पेल है और वो फ्री है, एक दूसरे से फ्यूजन नहीं हुआ है, तब हम उसे अपोकार्पस बुलाते हैं। जब एक से भी ज्यादा कार्पेल्स है और वो फ्यूज्ड है, तब हम उसे सिनकार्पस बुलाते हैं। एग्जाम्पल सिनकार्पस के लिए पेपावर, अपोकार्पस के लिए माइकेलिया। यही हमें वर्ड्स में लिखना है। गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका यूनिट्स को हम कार्पेल्स बुलाते हैं। नंबर ऑफ कार्पेल्स में बी 1 और मोर देन 1। When there are more than 1, they are fused. The condition is syncarpus. Example. When they are more than 1 and the carpels are free, it is said to be apocarpus. उसका एग्जाम्पल है माइकेलिया, है ना? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। एक और 2 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज क्लीस्टोगैमी? ऑलरेडी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्लीस्टोगैमी का मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूं। व्हाट इज क्लीस्टोगैमी? उसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज लिखना है। क्लीस्टोगैमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन अकरिंग इन क्लोज्ड फ्लावर्स। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स क्लोज्ड फ्लावर्स है।
जो भी पॉलिनेशन क्लोज फ्लावर्स में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, उसे हम क्लीस्टोगैमी बुलाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो कोई कंफर्मेशन नहीं कि पोलन ग्रेन जो कंपैटिबल है वो आके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड प्रोडक्शन होगा, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होता है तो गारंटी है उसी एंथर, उसी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स को रिलीज करके डिपॉजिट कर देंगे और पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन होगा। तो देयर इज गारंटी ऑफ पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो सीड सेट इज अश्योर्ड, 100% सीड का फॉर्मेशन होगा। तो अगली जनरेशन का कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ऑब्वियसली ओव्यूल सीड जैसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है? मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, विच इज बेसिकली रिडक्शन इन फर्टिलिटी एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो एक डिसएडवांटेज है। ये सब लिखने से आपको 2 मार्क मिल जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, why should a bisexual flower be emasculated and bagged prior to artificial pollination? इसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी बुलाते हैं। टेक्स्ट बुक में टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमें 2 प्लांट्स, लेट्स अज्यूम हमारा एक ही स्पीशीज का 2 प्लांट्स है। एक प्लांट प्रोड्यूसेस वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर्ड फ्लावर्स, पर उसको डिजीज रेजिस्टेंस उतना अच्छा नहीं है। एक और प्लांट है उसी स्पीशीज का जो बहुत ही डिजीज रेजिस्टेंट है, लेकिन बहुत छोटा सा लाइट पिंक, उतना अट्रैक्टिव नहीं है, वैसा फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। मुझे प्लांट ए का पिंक फ्लावर्स और प्लांट बी का क्या बोलते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस, दोनों एक ही प्लांट में चाहिए। तो मैं सोचती हूं इन्हें हाइब्रिडाइज करूं, क्रॉस पॉलिनेट करूं। तब मैं क्या करूंगी, उसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है। किसी ह्यूमन ने डिसाइड कर रहा है किस किस प्लांट को क्रॉस करना है, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बुलाते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, कभी कभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने वक्त अगर दोनों प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब यह है कि उस फ्लावर में हमें एंथर भी मिलेगा और उसी फ्लावर में पिस्टिल भी रहेगा। वैसा ही हमारे पास एक और फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर में भी पिस्टिल और एंथर दोनों है। अब मुझे, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, अब मुझे इस प्लांट के पोलन को इस प्लांट के स्टिग्मा पर डिपॉजिट करके क्रॉस पॉलिनेशन करना है। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे इंश्योर करना है कि इस पोलन के अलावा किसी और पोलन, इसी फ्लावर का पोलन या किसी और पोलन यहां आके नहीं गिरे, वो मुझे इंश्योर करना है। इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं इस फ्लावर जब बड कंडीशन, थोड़ा बड कंडीशन में रहता है, एंथर तभी मैच्योर नहीं हुआ है, तभी मैं इस एंथर को यहां से कट करके निकाल लूंगी। तो मैं इंश्योर कर सकती हूं कि इसी फ्लावर का पोलन इसके ऊपर नहीं गिरता है। ठीक है, तो इसे हम इमैस्कुलेशन बुलाते हैं। इमैस्कुलेशन, मैस्कुलिन का मतलब मेल है ना, यहाँ पे मेल पार्ट क्या है, स्टेमन है। स्टेमन को रिमूव करने का प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन बुलाते हैं। क्यों हम इमैस्कुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि इसी फ्लावर का पोलन इस पे आके गिरे, मुझे इस फ्लावर का पोलन चाहिए, तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो इसे हम इमैस्कुलेशन बुलाते हैं। इमैस्कुलेशन करने के बाद हम इस फ्लावर को एक पॉलीथीन बैग या कुछ बैग में कवर करके टाई कर देंगे।
उस प्रोसेस को हम बैगिंग बुलाते हैं। क्यों हम बैगिंग बुलाते हैं? मैंने इंश्योर किया कि इस फ्लावर का पोलन इस पे ना गिरे, लेकिन इस फ्लावर के अलावा किसी और फ्लावर का पोलन यहाँ पे आके गिर सकता है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसी फ्लावर का पोलन चाहिए। तो क्या करना है, मुझे फिजिकली कुछ बैरियर क्रिएट करके प्रोटेक्ट करना है इस स्टिग्मा को फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम सम अनवांटेड रैंडम पोलन। तो हम उसे बैग टाई कर देंगे, उसे हम बैगिंग बुलाते हैं। ये इमैस्कुलेशन हम तभी करेंगे जब ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर में या पोलन एंथर रहता है या पिस्टल रहता है। अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाई शुड बी इमैस्कुलेटेड? इमैस्कुलेशन क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि हमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना है। बैगिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अनवांटेड पोलन से स्टिग्मा कंटामिनेट होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसके ऊपर एक बैग से क्लोज कर रहे हैं, एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स लिखने से आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। अब हम अपना अगला 2 मार्क क्वेश्चन देखेंगे। इस 2 मार्क क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है। पहला पार्ट, यू आर गिवन कैस्टर एंड बीन सीड्स। कैस्टर सीड्स भी दिया है और बीन सीड्स भी दिया है। इन दोनों सीड से आप एंडोस्पर्म को ऑब्जर्व करना है, तो कौन सा सीड सिलेक्ट करेंगे? ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। हर सीड में डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ होगा, है ना? डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करना। जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, वो एंडोस्पर्म से नरिशमेंट डिराइव करते करते बड़ा होता रहता है। जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता रहता है, एंडोस्पर्म का कंटेंट कम होता रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बाय द टाइम सीड मैच्योरिटी रीच करता है, तब तक पूरा एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर चुका रहता है। तब मैच्योर सीड में हमें एंडोस्पर्म नहीं दिखता है, और कई सीड्स में एट मैच्योरिटी भी हम थोड़ा एंडोस्पर्म देख सकते हैं। जिस सीड्स में एट मैच्योरिटी एंडोस्पर्म नहीं है, हम उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बुलाते हैं। जिस सीड्स में एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी भी थोड़ा रहता है, उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बुलाते हैं। यहाँ पे हमें ये लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर एंडोस्पर्म को पढ़ना है, एंडोस्पर्म को क्या ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्वियसली सीड में एंडोस्पर्म रहना चाहिए। तो हमें एंडोस्पर्मिक सीड को देखना चाहिए, नॉन एंडोस्पर्म को सीड में आप एंडोस्पर्म को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। यहाँ पे इन दोनों प्लांट्स में एक एंडोस्पर्मिक सीड है और एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। उसका एग्जांपल्स आपका एनसीईआरटी में है। यहाँ पे कैस्टर सीड एंडोस्पर्मिक है और बीन सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है। अगर आप एंडोस्पर्म को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्वियसली आपको एंडोस्पर्मिक सीड ही लेना है, तो आप कैस्टर सीड को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रीसीड्स दैट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, दोनों का डेवलपमेंट डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही होगा, लेकिन एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा। प्रीसीड्स का मतलब वही है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्स्ट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट लेटर होगा। क्यों ऐसे होता है? फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म का? एम्ब्रियो को नरिश करना। अगर एंडोस्पर्म नहीं बना है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर एम्ब्रियो बड़ा होना है, 1 सेल से 2 सेल, जाइगोट 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ऐसे बड़ा होना है तो नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट आता ही है एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हुआ है तो एम्ब्रियो
को नरिशमेंट नहीं दे सकता, एम्ब्रियो को नरिशमेंट नहीं मिला तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्लांट्स में एंडोस्पर्म का फर्स्ट डेवलपमेंट होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप करना शुरू करता है एंडोस्पर्म को यूज करते करते। ठीक है, तो इसीलिए एंडोस्पर्म रिजर्व फूड स्टोर करता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, इसीलिए उसका डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स। ये एक सेंटेंस में लिखना है, बस आपको 2 मार्क मिल जाएगा। कुछ एरर है तो फिर भी 1 पॉइंट के अलावा आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। पहला पॉइंट, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसके बारे में एक और क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर स्टिग्मा पहला रिसेप्टिव होता है तो उस टाइम पे पोलन, एंथर मैच्योर नहीं होता है, एंथर पोलन ही नहीं रिलीज करता है, तो स्टिग्मा पे उसी फ्लावर का एंथर आके नहीं गिर सकता, पॉलिनेशन नहीं होता। अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है और एंथर मैच्योर हो चुका है तो एंथर पोलन रिलीज करने से भी उसी पोलन उसी स्टिग्मा के ऊपर आके गिरने से भी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं रहता। ये एक डिवाइस है, सिंक्रोनाइज का मतलब एक ही टाइम पे नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस, फिजिकली डिफरेंट पोजिशंस पे है। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा 2 पॉइंट्स हम एक ही फ्लावर में देख सकते हैं। तो कई फ्लावर्स में हेट्रोस्टाइली बुलाते हैं हम उसे। फ्लावर ऐसा है तो स्टिग्मा यहाँ पे रहेगा, एंथर यहाँ पे रहेगा। एंथर अगर पोलन रिलीज भी किया तो चांसेस ऑफ इट फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा बहुत कम रहता है, उसे हम प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस बुलाते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन होने के समय जब पोलन आके पिस्टल के ऊपर गिरता है तो पिस्टल कहीं भी पोलन, किसी भी पोलन, किसी प्लांट का भी पोलन को, पोलन ट्यूब फॉर्म होने को परमिशन नहीं देती। तो क्या होगा, वहां कुछ कम्युनिकेशन होगा, स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट कुछ केमिकल्स और पोलन के वॉल पे ऊपर प्रेजेंट कुछ केमिकल से इंटरैक्शन होगा। जब भी कंपैटिबिलिटी रहता है तब ही पोलन ट्यूब फॉर्म करने को स्टिग्मा परमिशन देती है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना, अगर उसी प्लांट का पोलन या उसी फ्लावर का पोलन स्टिग्मा पे जाके गिरता है तो स्टिग्मा परमिशन नहीं देती पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए, तब हम इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बुलाते हैं। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। ठीक है। फोर्थ वन, ब्यूटीफुल, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर एक फ्लावर मेल फ्लावर है, इसमें सिर्फ स्टेमन्स ही है, पिस्टिल नहीं है, दूसरा फ्लावर है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें बस पिस्टिल ही नहीं है, स्टेमन नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता। ऑटोगैमी कैसा होता है, स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक ही फ्लावर को बिलोंग होना चाहिए, तभी हम उसे ऑटोगैमी बुलाते हैं। अगर फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल निकले तो ऑटोगैमी का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये भी एक मैकेनिज्म या एक आउटब्रीडिंग डिवाइस है टू प्रिवेंट ऑटोगैमी। ठीक है। तो इन चारों पॉइंट्स में किसी भी 3 पॉइंट्स लिखने से आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं तो आप 2 ही पॉइंट्स लिखना चाहिए। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन गेटोनोगैमी एंड जीनोगैमी इन प्लांट्स। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। उसके बाद हमें लिखना है इन दोनों में विच वन विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्यों, कौन सा इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है और क्यों कॉज करता है। ठीक है। अब हमें पहले गेटोनोगैमी और जीनोगैमी को डिफरेंशिएट करना है। उसके लिए हम एक टैब्यूलर कॉलम ड्रॉ कर देंगे पेपर्स में। एक कॉलम में गेटोनोगैमी, एक कॉलम में जीनोगैमी। गेटोनोगैमी क्या होता है, गेटोनोगैमी में एक प्लांट इन्वॉल्व है, उसी प्लांट का 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व है, एक फ्लावर का स्टेमन जाके दूसरे फ्लावर के पिस्टल पर गिर के पॉलिनेशन ब्रिंग अबाउट करता है, पर ये दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट का है। जीनोगैमी में 2 फ्लावर्स इन्वॉल्व है, ये दोनों फ्लावर्स 2 डिफरेंट प्लांट से होते हैं। तो यहाँ का पोलन जाके किसी और फ्लावर, किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे गिरकर पॉलिनेशन ब्रिंग अबाउट करता है। वही हमें पहले बताना है अपना फर्स्ट पॉइंट में।
It is transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower in the same plant. Over here, it is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of a different plant. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट क्या है? क्योंकि ये एक ही प्लांट का है, पता है दो डिफरेंट फ्लावर्स है, लेकिन दोनों फ्लावर्स एक ही प्लांट को बिलोंग करता है, तो क्योंकि ये एक ही प्लांट का दो फ्लावर्स है, तो ये पोलन और स्टिग्मा का टिश्यू, पिस्टल का टिश्यू जेनेटिकली सिमिलर ही होगा. ठीक है, ये हमें सेकेंड पॉइंट में लिखना है. द पोलन ग्रेन्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द प्लांट. यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जेनेटिकली डिसिमिलर या डिफरेंट होते हैं क्योंकि दो अलग प्लांट का है. ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. अब हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर करना है. Which one between the two will lead to inbreeding depression? Inbreeding depression होता है जब continuous self pollination होता है. गेटोनोगैमी भी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है. यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों फ्लावर्स जेनेटिकली सिमिलर है. इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को असर पड़ता है. ठीक है, यही है इस क्वेश्चन का आंसर. एक और क्वेश्चन पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में. क्या है ये क्वेश्चन? राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेमन, पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक विंड ही कैरी करके ले जाता है. ऐसे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पोलन का कैसा होता है, स्टिग्मा का कैसा होता है, ये हमें लिखना है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए. सेकेंड पार्ट क्या है? हाउ डू फ्लावर्स रिवॉर्ड देयर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. कई फ्लावर्स में इंसेक्ट्स आर पॉलिनेटिंग एजेंट्स. उन प्लांट्स अगर वो चाहते हैं कि इंसेक्ट्स आके पॉलिनेशन कैरी आउट करें, तो फ्लावर्स इंसेक्ट्स को कुछ रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं. क्या है वो रिवॉर्ड्स, वो हमें एक्सप्लेन करना है. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ स्टेमन, पोलन, स्टिग्मा. स्टेमन कैसा रहता है? स्टेमन्स विल बी वेल एक्सपोज्ड. उसका मतलब ये है कि अगर ये फ्लावर है तो स्टेमन वेल एक्सपोज्ड रहता है. पोलन ग्रेन रिलीज किया तो विंड उसे ले जाना चाहिए ना, तो एक्सपोज स्टेमन्स रहते हैं. पोलन कैसा रहता है? पोलन विंड से माध्यम से जाना है. विंड ओनली हैज टू कैरी इट. इन दैट केस यू डू नॉट वांट पोलन टू रैंडम सर्फेसेस में चिपकना नहीं चाहिए. ग्रेविटी की वजह से वहीं पे गिरना नहीं चाहिए. ठीक है, इसलिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स कैसे बनता है? वो लाइट होते हैं, ज्यादा डेंस नहीं होते, लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी भी होते हैं, और बहुत ही जास्ती इज अ कन्नड़ वर्ड, सॉरी, बहुत ही ज्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं. तो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. ये लाइट वेट होते हैं और नॉन स्टिकी भी होते हैं, सो दैट दे कैन बी कैरीड ऑन टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. अब स्टिग्मा कैसे होगा? स्टिग्मा तो फेदरी, वेयर इज स्टिग्मा? या सो स्टिग्मा ऐसे फेदरी रहता है, सो दैट इट कैन ट्रैप व्हाटएवर एयरबोर्न पोलन इज रिलीज्ड. हमें घर में भी कुछ डस्टिंग करना है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? कुछ टूथ ब्रश या कुछ वो क्लीनिंग ब्रश आता है ना, वो फेदरी रहता है. अगर वो फेदरी रहता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर सकते हैं. वैसे ही यहाँ पे भी छोटे छोटे बहुत ही लाइट पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करना है तो फेदरी रहना चाहिए. अगर फेदरी है तो इजीली ट्रैप कर सकते हैं एयरबोर्न पोलन को. तो ये तीन हो गया फीचर्स ऑफ स्टेमन, पोलन और स्टिग्मा. ओके, अब हम देखेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डू फ्लावर्स रिवॉर्ड देयर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स. अगर फ्लावर्स को चाहिए तो इंसेक्ट्स आके उसका पॉलिनेशन कैरी आउट करे, तो इन एक्सचेंज क्या देंगे वो इंसेक्ट्स को? रिवॉर्ड्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर. पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर दोनों को इंसेक्ट्स न्यूट्रिटिव कंसिडर करके उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो एक रिवॉर्ड मिला. और कई फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट्स को एग लेने के लिए जगह देते हैं. तो ये दोनों आर द रिवॉर्ड्स. पहला, ऑफर फ्लोरल रिवॉर्ड्स लाइक नेक्टर एंड पोलन ग्रेन. दूसरा, कई स्पीशीज में
flowers, yeah, provide safe place for the insect to lay eggs. ये दोनों रिवॉर्ड्स हैं. अब हम एक 4 मार्क केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये है क्वेश्चन. अ फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट, टोमेटो प्लांट का एक फ्लावर है. फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद उस टोमेटो फ्लावर ऑब्वियसली फ्रूट को ट्रांसफॉर्म होगा. फ्लावर ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्रूट. उस फ्रूट में 200 सीड्स हैं. ठीक है, ओके, 200 सीड्स हैं उस फ्लावर में. इसके बेस्ड क्वेश्चंस, इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड क्वेश्चंस हमें दिया है 4 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क. वो हमें आंसर करना है. हमें यहाँ पे कौन सा प्लांट है, टोमेटो है या कुछ ब्रिंजल है या किस प्लांट है, उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा. यहाँ पे हमें बस इतना इंफॉर्मेशन चाहिए कि 200 वायबल सीड्स थे, है ना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? How many microspore mother cells would minimally be required to produce requisite number of pollen grains? 200 seeds form हुए हैं, तो 200 seeds का भी डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था. 200 seeds में भी फर्टिलाइजेशन हुआ था. हर सीड का फर्टिलाइजेशन के लिए हमें हर एक पोलन ग्रेन चाहिए. अगर 200 फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स है तो हमें कितना पोलन ग्रेन्स चाहिए? 200 सीड्स है तो ऑब्वियसली 200 पोलन ग्रेन्स चाहिए. अगर 200 पोलन ग्रेन्स चाहिए तो हमें कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं. अगर 200 पोलन ग्रेन्स है तो कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? 200 divided by 4. 4 5 times 50. So totally 200 pollen grains के लिए हमें 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स चाहिए. 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 5 4 times 100. Wait, no, 5 4 times 200. Sorry, 5 4 times is 200. So 50 पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से हमें 200 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं. 200 पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करने के बाद हमें 200 सीड्स मिलेगा. तो ए का आंसर है 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी पोलन ग्रेन्स मस्ट हैव मिनिमली पॉलिनेटेड द कार्पेल? अगर 200 सीड्स है तो कितना पोलन ग्रेन्स चाहिए? ऑब्वियसली 200, है ना. हर एक ओव्यूल का फर्टिलाइज होने के बाद ही सीड्स फॉर्म होता है. फर्टिलाइजेशन के बिना सीड फॉर्मेशन नहीं होता है. क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसी कारण से कई फ्लावर्स, कई फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते, उसे हम सीडलेस फ्रूट्स बुलाते हैं. तो अगर 200 वायबल सीड्स है तो 200 सीड्स का भी पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हुआ होता है. तो यहां पे 200 पोलन ग्रेन्स तो मिनिमली चाहिए. ऑप्शन सी, हाउ मेनी मेल गेमीट्स वुड हैव यूज्ड टू प्रोड्यूस दीज 200 वायबल सीड्स? 200 वायबल सीड्स है तो कितना मेल गेमीट्स चाहिए? ये कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ट्रिकी लग सकता है. हर एक पोलन ग्रेन में कितना गेमीट्स रहता है? हर एक पोलन ग्रेन में 2 गेमीट रहते हैं. एक गेमीट सिनगेमी में इन्वॉल्व होगा, दूसरा गेमीट ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व होगा. अगर सीड वायबल है तो हर सीड में एक पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्म करके 2 मेल गेमीट को डिस्चार्ज किया होगा. हर ओव्यूल में 2 मेल गेमीट्स, तो 200 ओव्यूल्स में कितने मेल गेमीट्स? 400 मेल गेमीट्स. 400 मेल गेमीट्स. बिकॉज हर एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गेमीट्स रहते हैं. हमारे पास 200 पोलन ग्रेन्स है तो उसमें 400 मेल गेमीट्स होंगे, है ना. आई होप इट इज क्लियर. ऑप्शन डी, हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स वर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है.
200 पोलन ग्रेन्स 200 एम्ब्रियो सैक को फर्टिलाइज किया है। 200 एम्ब्रियो सैक कैसे प्रोड्यूस हुए? 200 मेगास्पोर से। 200 मेगास्पोर्स हमें कहां से मिलते हैं? 200 मेगास्पोर्स के लिए 200 मेगास्पोर मदर सेल्स चाहिए। 200 मेगास्पोर मदर सेल will give rise to 4 times 800 मेगास्पोर्स। उसमें 600 डीजेनरेट हो जाते हैं, 200 ही फंक्शनल रहते हैं। वही 200 फंक्शनल मेगास्पोर्स 200 एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। उसी एम्ब्रियो सैक को 200 पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज करते हैं। उसके बाद ही हमें सीड्स फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स वर रिक्वायर्ड? 200 मेगास्पोर मदर सेल। डिफरेंस देख लीजिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 50 चाहिए 200 सीड्स के लिए, मेगास्पोर मदर सेल 200 चाहिए, क्योंकि हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करने के बाद भी 3 जनरेट होने से एक ही फंक्शनल रहता है, इसलिए हमें 200 मेगास्पोर मदर सेल्स चाहिए। ठीक है, ये हमारा 4 मार्क क्वेश्चन है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ 5 मार्क क्वेश्चंस। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इट्स रिगार्डिंग द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक represents the female gametophyte in a flowering plant। एक फ्लावरिंग प्लांट में एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट माना जाता है। उसके बारे में 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क को कैरी करता है, तो हमें इस क्वेश्चंस को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन ये है, नेम द सेल दैट गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो सैक। कौन सा सेल एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करता है? याद है क्या? मेगास्पोरोजेनेसिस में न्यूसेलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल जैसा ट्रांसफॉर्म होगा, डिफरेंशिएट होगा, दूसरे न्यूसेलर सेल से बड़ा होगा, उसमें एक डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखेगा, उसे हम मेगास्पोर मदर सेल बुलाते हैं। इस मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मायोटिक सेल डिवीजन और उससे हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलेंगे। उन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाएंगे और एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा। वो एक फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिक डिविजन्स अंडरगो होने के बाद एक फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा, जिसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई होंगे, है ना? तो कौन सा वो सेल है जिसने एम्ब्रियो सैक को प्रोड्यूस करेगा? वो है हमारा मेगास्पोर, राइट? सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, What are the constituents of egg apparatus in the embryo sac? Egg apparatus क्या होता है? ये है embryo sac। embryo sac का एक एंड में हम ये चलाजल पोल बुलाते हैं, दूसरा एंड is our micropylar end। माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल्स होंगे, 1 2 3। इसे हम, इन तीनों सेल्स को कलेक्टिवली हम एग अपैरेटस बुलाते हैं। इस एग अपैरेटस में साइड के 2 सेल्स जो है उसमें ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या सेलुलर थिकनिंग्स होंगे। ये 2 सेल्स को हम सिनर्जिड्स बुलाते हैं। ये है सिनर्जिड्स। ये 2 सिनर्जिड्स के इन बिटवीन हमारा फीमेल गैमीट होगा, जिसे हम एग सेल या सिंपली एग भी बुलाते हैं। तो एग अपैरेटस में 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल देखने को मिलेगा। यहां पे क्वेश्चन क्या था? What are the constituents of egg apparatus in the embryo sac? Egg apparatus में हमें 2 synergids और एक egg cell रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, What is the ploidy of the egg apparatus? Ploidy का मतलब क्या है? Ploidy का मतलब यह है कि उन सेल्स में कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे। अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हम उसे हैप्लॉइड
मानते हैं, अगर 2 सेट्स है तो हम उसे डिप्लॉयड बुलाते हैं। यहां पे ना सिर्फ एग अपैरेटस में चलाजल एंड पे जो भी 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं ना, ये एंटीपोडल्स का भी प्लॉइडी हैप्लॉइड ही है। एम्ब्रियो सैक में जितने भी न्यूक्लियाई या जितने भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स का प्लॉइडी हैप्लॉइड ही है। क्यों हैप्लॉइड है? क्योंकि ये बना ही हैप्लॉइड सेल से। मेगास्पोर एक हैप्लॉइड सेल है। मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन होने के बाद मेगा गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। तो ये इसमें जो भी सेल्स है, जो भी न्यूक्लियाई है सेंट्रल सेल में, ये न्यूक्लियाई भी, पोलर न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द एग apparatus? दे आर हैप्लॉइड। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिविजन्स दैट आर फ्री न्यूक्लियर टिल द 8 सेल स्टेज। जब फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है, तब माइटोटिक डिविजन्स डेफिनेटली होता है। वो माइटोटिक डिविजन्स 8 सेल स्टेज तक फ्री न्यूक्लियर ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है? फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है? हम सबको पता है दैट माइटोसिस या सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन 2 फेसेस में होगा। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बुलाते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, उसे हम साइटोकाइनेसिस बुलाते हैं। यहां पे क्या होता है? पहले हमें एक मेगास्पोर है, इस मेगास्पोर का प्लॉइडी हैप्लॉइड है। इस मेगास्पोर पहले फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है, माइटोसिस। उसके बाद इस सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद 2 न्यूक्लियाई एक ही साइटोप्लाज्म में रहता है। नॉर्मली माइटोसिस होने वक्त क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होके 2 सेल सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन यहां पे एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट होने के टाइम पर क्या होगा? पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके इमीडिएटली फॉलोइंग साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। कैरियोकाइनेसिस के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो क्या होगा? एक ही साइटोप्लाज्म में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसके बाद एक और माइटोटिक डिवीजन होगा। इस माइटोटिक डिवीजन में दोनों न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे और यहां पे 2 न्यूक्लियाई से हमें 1 2 3 4 4 न्यूक्लियाई मिलेंगे। इसके बाद एक और बार माइटोटिक डिवीजन होगा। अब हर एक न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस अंडरगो होने के बाद हर पोल में हमें 4 न्यूक्लियाई मिलेंगे। इसे हम 8 न्यूक्लिएट स्टेज बुलाते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिविजन्स दैट आर फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर का मतलब यह है कि न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली फॉलो नहीं कर रहा है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस इज इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसे हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बुलाते हैं। जब यहां पे 8 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे तब कुछ रीअरेंजमेंट्स होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। हर पोल से एक न्यूक्लियस माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तब क्या होगा? हमें 3 न्यूक्लियाई इस पोल में और 3 न्यूक्लियाई इस पोल में और सेंटर में 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, है ना। इसके बाद सेल वॉल्स ले होंगे, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो इन तीनों न्यूक्लियाई के सराउंडिंग सेल वॉल्स फॉर्मेशन होगा। यहां पे भी 3 न्यूक्लियाई के सराउंडिंग सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। यहां सेंट्रल सेल पे 2 न्यूक्लियस वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यही है हमारा एम्ब्रियो सैक का फाइनल स्ट्रक्चर। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमें एग अपैरेटस देखने को मिलेगा। चिलाजल पोल की तरफ हमें 3 एंटीपोडल्स मिलेंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि वो ऑपोजिट पोल से माइग्रेट होके सेंटर में आए हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें 2 न्यूक्लियाई रहेंगे।
तो टोटली कितना सेल्स और कितना न्यूक्लियाई है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स है। और कितने न्यूक्लियाई है? 8 न्यूक्लियाई है, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई है। ठीक है, यही हमारा मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट व्हिच हैज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? The formation of embryo sac involves mitotic divisions that are free nuclear till the 8th cell stage. What does the term free nuclear mean? The term free nuclear, it means that nuclear division, or you can even write karyokinesis, is immediately not followed by cytoplasmic division, which we also call, क्या बुलाते हैं हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यही है आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Filiform apparatus at the micropylar end forms an important part of the embryo sac. Of course, it is a important part of the embryo sac. What is the importance of the filiform apparatus? यही है filiform apparatus. पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बाद अगर पोलन कंपैटिबल टाइप का है तो पिस्टल अलाउ कर देगी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को। जब पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, पोलन जर्मिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब लेंथ इंक्रीज होते होते ओव्यूल के अंदर एंट्री मारेगा और उसके बाद एम्ब्रियो सैक को एंटर करेगा। जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक को एंटर करता है तो पहले वो एग सेल को एंटर नहीं करता है, वो एंटर करता है हमारा सिनर्जिड्स को। ये किसी एक सिनर्जिड को एंटर करके यहां पे सिनर्जिड को एंटर करके यहां पे मेल गेमीट्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, यहां पे मेल गेमीट्स रिलीज होते हैं। एक मेल गेमीट एग सेल से और दूसरा मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियस से मिलके डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम है? ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या है? पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई है। फिलीफॉर्म अपैरेटस is basically the cellular thickenings, या finger like projections भी लिख सकते हैं, thickenings seen in the synergids their function is to guide the pollen grain into the embryo sac। ठीक है, ये लिखना है, यही है फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस। इससे हमारा एक क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन विच कैरीज 5 मार्क्स। ये है पोलन ग्रेन्स रिलेटेड। यहां पे दिया है पोलन ग्रेन्स आर शेड आइदर एट अ 2 cell stage or a 3 cell stage and may take some time to reach the stigma for fertilization. The pollen grains germinate on the stigma of flowers. ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। पोलन ग्रेन रिलीज होता है आइदर 2 cell stage में या 3 cell stage में, और रिलीज होने के बाद कुछ टाइम लगेगा स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होने के लिए, और डिपॉजिट होने के बाद अगर कंपैटिबल है तो जर्मिनेट होगा स्टिग्मा के ऊपर, है ना। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस है जो हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन आर शेड एट व्हिच स्टेज? यहाँ पे इट इज गिवन दैट 2 cell स्टेज या 3 cell स्टेज, किसी एक में पोलन ग्रेन्स का रिलीज होगा।
मेजॉरिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स में कौन सा स्टेज में रिलीज होगा, 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज? 60% एंजियोस्पर्म से भी ज्यादा प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होंगे, ग्रेटर देन 60%. तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ऑब्वियसली पोलन वुड बी रिलीज्ड एट 2 सेल stage. Second question. Mention the cell divisions that a microspore mother cell goes through to reach a 3-celled pollen grain stage. Microspore mother cell से 3-celled pollen grain तक कौन सा डिविजन्स होगा वो हमें लिखना है. शुरू करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से. माइक्रोस्पोर मदर सेल कहां पे है? माइक्रोस्पोर मदर सेल एंथर में है. स्पोरोजेनस टिश्यू का सेल्स को ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बुलाते हैं. ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन होगा. ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मायोटिक डिवीजन होने के बाद हमें 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स मिलते हैं. हर एक माइक्रोस्पोर विल इवेंचुअली बिकम अ पोलन ग्रेन. जब वो बनता है तो क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं. जब वो डिसोसिएट होंगे तब इंडिविजुअल सेल को हम पोलन ग्रेन बुलाते हैं. ठीक है, तो यहां पे हम एक पोलन ग्रेन को कंसिडर करेंगे. पहला क्या होगा, इस पोलन ग्रेन में जो एक हैप्लॉइड सेल है, उस हैप्लॉइड सेल ने पहले माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करेगा. जब ये सिंगल हैप्लॉइड सेल माइटोसिस अंडरगो करेगा तो वो एक अनइक्वल डिवीजन होगा. 2 सेल्स जो मिलते हैं वो दोनों इक्वल साइज में नहीं होते. एक बड़ा सेल होगा और एक छोटा सेल होगा. बड़ा सेल में ज्यादा फूड रिजर्व रहता है, छोटा सेल बस उस बड़े सेल का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता, स्विम करता रहता है. ठीक है, अब हमें इस पोलन ग्रेन से माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद 2 सेल्स मिलेंगे, एक बड़ा और एक छोटा. इस बड़े सेल को हम वेजिटेटिव सेल बुलाते हैं और द स्मॉलर सेल, छोटा सेल, इज कॉल्ड आवर जेनरेटिव सेल. क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल के माइटोटिक डिवीजन के प्रोडक्ट्स है, ये 2 सेल्स भी हैप्लॉइड ही होंगे. अब क्या होगा, इस जेनरेटिव सेल will undergo mitosis. इससे क्या होगा, वेजिटेटिव सेल ऐसा ही रहेगा. एक जेनरेटिव सेल से हमें 2 छोटे मेल गैमीट्स मिलेंगे. ये वेजिटेटिव सेल है, ये 2 मेल गैमीट्स. मेल गैमीट्स का प्लॉइडी क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि वो माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ हैप्लॉइड सेल से बने हैं. यही सारे डिविजन्स होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का 3 सेल स्टेज फॉर्म होने तक. ठीक है, यही हमें यहां पे लिखना है. मेंशन द सेल डिविजन्स दैट अ माइक्रोस्पोर मदर सेल गोज थ्रू टू रीच अ 3-celled पोलन ग्रेन स्टेज. ठीक है, यहां पे हमें वर्ड्स में लिखना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes meiotic cell division to give rise to 4 haploid microspores. Each microspore will develop into a pollen grain. The 1-celled pollen grain will undergo mitotic division, unequal mitotic division, to produce a 2-celled pollen grain in which we will have a large vegetative cell and a small spindle-shaped generative cell. The haploid generative cell will further undergo mitosis to produce 2 male gametes. तो वही है हमारा 3-celled pollen grain. इसे इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखना है. ठीक है, अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन. नेम द 2 cells in a 2-celled pollen grain and mention their function. 2-celled pollen grain में कौन सा 2 cells है? यही है हमारा 2-celled pollen grain. इस 2-celled pollen grain में एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है.
वेजिटेटिव सेल का क्या काम है? वेजिटेटिव सेल ही इवेंचुअली पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। तो वेजिटेटिव सेल का फंक्शन है टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। ऑल्सो पोलन ट्यूब फॉर्म होने वक्त कुछ नरिशमेंट चाहिए, ये डिवीजन होने टाइम नरिशमेंट चाहिए, तो इसमें ज्यादा रिजर्व फूड रहता है, तो वो नरिशमेंट का काम भी करता है। तो वेजिटेटिव सेल का काम है नरिशमेंट, बिकॉज उसमें ज्यादा रिजर्व फूड है, और दूसरा वही सेल ही पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम दूसरे सेल की बात करेंगे, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का क्या काम है? जनरेटिव सेल ही माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटिव सेल का काम है प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स। ये भी लिखना है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाई डू एथलीट्स कंज्यूम पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप्स। आपको याद होगा, शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है, तो कई एथलीट्स कंसिडर करते हैं पोलन सिरप और पोलन टैबलेट्स को कंज्यूम करने से उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, उसका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाता है। इसीलिए कई एथलीट्स पोलन सिरप्स या पोलन ट्यूब्स को कंज्यूम करते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ओके, तो व्हाई डू एथलीट्स कंज्यूम पोलन सिरप्स? टू एनहांस और improve their performance। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। कुछ डिफरेंसेस लिख लेंगे। मधुबाला, why is this? I'll pick some other color. एक टैब्यूलर कॉलम में डिफरेंशिएट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले डिफाइन कर देंगे, पहला डेफिनेशन में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ microspores from microspore mother cells और pollen mother cells। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ megaspores from मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये हो गया पहला डेफिनेशन, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है? क्या वो लोकेशन के बारे में लिख सकते हैं? बिल्कुल। कहां पे अकर करता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? इट अकर्स इन द anther। Where does megasporogenesis take place? It occurs in the ovule। Third point, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर मिलेंगे, चारों फंक्शनल रहेंगे। लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट होके एक ही फंक्शनल रहेगा, वो भी हम लिख सकते हैं। यहां पे हम लिखेंगे the all the 4 microspores produced will be functional here we'll write 3 of the 4 megaspores produced will
degenerate, only one remains functional. फिर क्या होगा? माइक्रोस्पोर से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स give rise to male gametophyte, which is nothing but our pollen grain. Megaspore gives rise to female gametophyte. जो भी माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनता है एंथर के अंदर, वो सभी एंथर वॉल ब्रेक ओपन होने के बाद, एंथर का डेhiscence होने के बाद सब कुछ बाहर रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो भी फीमेल गेमेटोफाइट बनता है ओव्यूल के अंदर, वो रिलीज नहीं होगा, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन रहेगा। वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल गेमेटोफाइट gets released from the anther. Female gametophyte is retained within the ovule. ठीक है। ऐसे 5 पॉइंट्स लिखने से आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, तब अकॉर्डिंगली उतना डिफरेंसेस आपको लिखना है। अब हम देखेंगे अपना, इतना ही था क्या? ओके, देखेंगे कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स के डिफरेंसेस, जैसे ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स वर्सेस फॉल्स फ्रूट्स। डिफरेंस क्या है? ट्रू फ्रूट्स क्या है? बोटानिकली ट्रू फ्रूट्स वो है जो ओवरी से बना हुआ रहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट्स में ट्रांसफॉर्म होगी, है ना। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्रूट, लेकिन कई प्लांट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, उन प्लांट्स में ओवरी फ्रूट का एडिबल पार्ट नहीं बनेगा, थैलेमस बनेगा। जब फ्रूट किसी और पार्ट से, किसी और फ्लावर के पार्ट ओवरी के अलावा बन रहा है, तो हम उसे फॉल्स फ्रूट्स बुलाते हैं। एक और क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। पेरी का मतलब है अराउंड, पेरिस्पर्म सीड में देखने को मिलता है, स्पर्मा मतलब सीड, पेरिकार्प इज अबाउट द फ्रूट, कार्प मतलब फ्रूट। पेरिस्पर्म वो होता है जब सीड में, मैच्योर सीड में पर्सिस्टेंट न्यूसेलस का एक लेयर हो, तो हम उसे पेरिस्पर्म बुलाते हैं। ऐसे पेरिस्पर्म हमें बीट और ब्लैक पेपर में देखने को मिलता है। मेजॉरिटी सीड्स में जब सीड मैच्योर होता है तब तक पेरिस्पर्म डीजेनरेट हो चुका रहता है, लेकिन कई प्लांट्स में जैसे बीट या ब्लैक पेपर हमें पेरिस्पर्म को मैच्योर सीड में भी देखने को मिलता है। उसे हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। स्पर्म मतलब सीड, सीड के अराउंड जो न्यूसेलस रहता है ना, अंदर एम्ब्रियो सैक के अराउंड, उसे हम पेरिस्पर्म बुलाते हैं, ठीक है। अब ये पेरिकार्प क्या है? फ्रूट के अराउंड क्या रहता है? फ्रूट का वॉल, वही पेरिकार्प है। फ्रूट के 2 पार्ट्स है, फ्रूट का सीड है, सीड के बाहर जो भी वॉल है उसे हम पेरिकार्प बुलाएंगे। तो पेरिकार्प इज बेसिकली द वॉल ऑफ द फ्रूट, ठीक है। ये एक डिफरेंस है।
और एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसका भी डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। एंडोस्पर्मिक सीड में एट मैच्योरिटी भी सीड में थोड़ा एंडोस्पर्म रिटेन रहता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने वक्त पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है, तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं रहता है, तो हम उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बुलाएंगे। एग्जाम्पल्स याद रखना, मेजॉरिटी मोनोकॉट सीड्स एंडोस्पर्मिक होते हैं, मेजॉरिटी डाइकॉट सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उसमें भी थोड़ा एक्सेप्शंस है। कैस्टर डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक है, ऑर्किड्स मोनोकॉट्स होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मिक है। तो ये एक्सेप्शंस आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। मुझे सच में थैंक यू बोलना है आप सबको, क्योंकि बहुत सालों बाद मुझे कुछ एग्जाम देने वाला फीलिंग हो रहा था। कल के सेशन में मेरा पहला हिंदी सेशन था, तो मुझे बहुत डर था, क्योंकि मेरा 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने मोस्ट पार्ट ऑफ माय करियर इंग्लिश में ही सिखाया है, और पिछले दो या एक साल में मैंने कन्नड़ा में भी सिखा रही हूँ, लेकिन हिंदी तो मेरा पहला बैच था। तो मुझे रेस्पॉन्स कैसा मिलेगा वो सब थोड़ा एंग्जाइटी था, जैसे रिजल्ट के दिन हमें फील होता है ना, वो बहुत सालों बाद मुझे कल फील हो रहा था। लेकिन आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू एक्सेप्टेड मी जस्ट द वे आई एम। तो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से शुक्रिया। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया आप सबका कमेंट्स देख के, क्योंकि मुझे डर था। मैंने पहले कभी भी हिंदी में बात करने का कोशिश ही नहीं किया था, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। मेरा स्कूलिंग सब बैंगलोर में हुआ है, तो मैं कन्नड़ा और इंग्लिश में ही पढ़ाई की चुकी हूँ, और करियर में भी कॉलेजेस में इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़ाती थी। तो लेकिन मुझे हिंदी सीखने का बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मौका नहीं मिला था। जो भी मैं हिंदी बात कर रही हूँ वो सब मैं बॉलीवुड मूवीज़ या गाने सुन के सीखा है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं सीख लूँगी, आप देखते जाओ। जैसे एक एक क्लास होता रहता है, मेरा हिंदी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है आपको। जैसे आप बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे, वैसे ही मैं हिंदी में इम्प्रूवमेंट दिखा दूंगी। तो थैंक यू वेरी मच, इट फेल्ट वेरी नाइस टू सी दैट you have welcomed me despite my Hindi not being so fluent. I will work on it 100%. And for those of you who are finding it difficult, जिसको दिक्कत हो रहा है मेरी लैंग्वेज की वजह से, डोंट वरी, आई एम वर्किंग ऑन इट। मैंने हर आदमी के साथ घर पे बाहर हिंदी में ही बात करने की कोशिश में कर रही हूँ अभी। मेरा बच्चा को भी मैं कल जब वो स्कूल से आया तो मैंने उसे भी बोली कि कैसा था दिन, तो उसने मुझे ऐसा देखा कि अम्मा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज दिस न्यू लैंग्वेज। तो मैं हर किसी के साथ हिंदी में ही कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है। देखेंगे आप भी इम्प्रूवमेंट। जेन्युइनली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर एक्सेप्टिंग मी with all my flaws. All the very best. We'll end this session at this note. Thank you very much.